बच्चों आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है बायो एनर्जेटिक्स। इसमें हम देखेंगे कि कैसे पौधे और जानवर, बायो का मतलब सारी बात है लाइफ है, तो लाइफ जो है ना वो पौधों और जानवरों में ही होती है। तो पौधे और जानवर एनर्जी का तबादला कैसे करते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स का टच भी आएगा, ठीक है, कि जानदार अपनी एनर्जी कैसे हासिल करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, तो उसके बारे में जो है ना वो हमने इस चैप्टर के अंदर जो है ना वो पढ़ना है, ठीक है। तो उससे पहले जो है ना अगर मैं थोड़ा सा जो वो हम देखें कि आपने पीछे चैप्टर पढ़ा है, सेल का चैप्टर पढ़ लिया, सेल के हमने ऑर्गेनेल्स पढ़ ली, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ा है, ठीक है, प्लास्टिड्स भी पढ़े हैं। उसके बाद हमने चैप्टर पढ़ा है एंजाइम्स का। तो एंजाइम में हमने देखा कि एंजाइम कैसे केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, उन्हें स्पीड अप करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। अब चूँकि एंजाइम केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, तो जहाँ पे केमिकल रिएक्शन की बात आएगी तो केमिकल रिएक्शन होते हैं एटम्स के दरमियान, मालिक्यूल के दरमियान। तो जब एटम और मालिक्यूल का जिक्र आएगा तो जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन का जिक्र भी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसमें देखना है कि असल में जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी का सोर्स, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कैसे एनर्जी के सोर्स के तौर पे जो है कैसे काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें ये देखना है कि बेसिकली जो सबसे पहला टॉपिक है आपकी बुक का वो ये है कि बायोएनर्जेटिक्स एंड द रोल ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, कि एटीपी मॉलिक्यूल क्या है और उसका जो है ना वो बायोएनर्जेटिक्स के साथ क्या रोल है। अच्छा बच्चों, ये जो आपको पता है कि जो एनर्जी होती है, पहले हम एनर्जी को दे लेते हैं। एनर्जी आप इसके अंदर आप पढ़ा है कि एनर्जी जो क्या होती है, इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी की जो है ना वो आपने मुख्तलिफ फॉर्म्स पढ़ी हैं, वो तो अलग फॉर्म है, मतलब लाइट एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, इसके अलावा जो है वो हाइड्रोथर्मल एनर्जी है। लेकिन एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं मेन, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि ड्यू टू मोशन, यानी जब भी कोई चीज़ हरकत कर रही होगी तो उसकी जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। और जो एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स लोकेशन या पोजीशन की वजह से, जब भी जो है ना वो कोई चीज़ अपने मकाम के हिसाब से जो है ना एनर्जी रखती है ना, वो एनर्जी क्या कहलाती है, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो हम इसमें देखेंगे कि जो एटम्स होते हैं उनके पास भी जो है वो एनर्जी होती है, उनके पास जो है ना वो उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, ठीक है। तो हम जो है ना बाद में देखेंगे कि ये कैसे जो है ना वो एनर्जी का तबादला जो है वो जानदार कैसे करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो है ना आपको एक डायग्राम बनी नजर आ रही है, ठीक है, जिसके अंदर जो है ना ये मैंने क्या बनाया है, क्लोरोप्लास्ट। आपने पीछे जो है वो ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं, चार ऑर्गेनेल्स, जिसमें प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा है। ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि पौधों के सेल में पाए जाते हैं। तो पौधे के सेल के अंदर जो है ना ये एक क्लोरोप्लास्ट जो है ना मैंने आपके सामने बनाया है, ठीक है। ये उसके अंदर जो है वो ग्रानम है, स्ट्रक्चर ग्रानम, ठीक है, जो लेयर्स बनी होती हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो सारी लेयर्स जो है बनी नजर आ रही है। तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर कौन सा सबसे जो अहम क्लोरोप्लास्ट है उसका काम क्या है, उसका काम है फोटोसिंथेसिस करना। ये केमिकल रिएक्शन है जो कि इसके अंदर हो रहा होता है, और इस चैप्टर के अंदर हमने दोनों केमिकल रिएक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कैसे होती है। और उसके बाद ये जो रेड कलर में आप नजर आ रहा है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की शक्ल है, अंदर इसकी जो है ना ये फोल्डिंग बनी हुई है जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, अब होता क्या है, ऊपर मैंने जो है वो सूर्य बनाया है, ये सन है, ठीक है, सन से जाओ क्या आ रही है, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी पौधों पे पड़ती है, पौधे धूप की रोशनी, सूरज की रोशनी है, उसको जज़ब करते हैं, जज़ब करके वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या तैयार करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मसलन जो है वो ग्लूकोज जिसको हम कहते हैं ज़ुबान में, या अगर आपको समझाने के लिए मैं कह दूँ कि हम जो खाना खाते हैं, गंदम है, चावल है, रोटी चावल जो हम खाते हैं, ये पौधे हैं ना, पौधों से असर होती है हमें गंदम वगैरह। तो पौधे किससे तैयार करते हैं, सूरज की रोशनी की वजह से। यहाँ पे मैंने जाने कि वो जो गंदम है या चावल है उसको मैंने नाम दे दिया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, ठीक है। ये पौधे ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो तैयार किए, ठीक है। इस पौधे ने यहाँ दूसरे जो जानवर है, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, ये पौधों में दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन जानवर में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अब हमारे सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, अगर ये होता तो हम अपनी खुराक को तैयार कर सकते होते, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ, पौधे के सेल में क्लोरोप्लास्ट भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, फर्ज किया हमने जो है ना वो खाना या शुगर या ये कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो रोटी या चावल है वो हमने खाए, ठीक है, साथ में हवा से ऑक्सीजन आई, ये ऑक्सीजन लेते हैं। तो इन ये जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के अमल से ये जो है ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टूटते हैं, इनकी ब्रेक डाउन होती है।
इनके ब्रेक डाउन से जो है वो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। वो एनर्जी जो होती है जानदार 3 काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला काम क्या है कि वो जानदार, जैसे हम हो गए, हम क्या करते हैं, एनर्जी हमारे अंदर मौजूद है, हम क्या करेंगे, उसी को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, भागना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, ठीक है, ये सारे काम के लिए हम एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। दूसरा क्या है, वही एनर्जी जो हमारी ग्रोथ है, यानी हमारे अंदर जो नए सेल बनते हैं, सेल रिपेयर होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होगी। उसके बाद जो एनर्जी बच जाएगी, जो इजाफी एनर्जी है वो किसमें स्टोर हो जाएगी, एटीपी मालिक्यूल की शक्ल में स्टोर हो जाएगी। ये कैसा मालिक्यूल है आगे हम देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जाना सिर्फ इसका मैंने नाम लिखा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो एनर्जी बच जाएगी वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। उसके अलावा जो एनर्जी की मिकदार भी रह जाएगी, वो एनर्जी क्या हीट की फॉर्म में जो है ना वो खारिज हो जाएगी। बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि सबसे पहले जो एनर्जी है वो हम अपनी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, दूसरे नंबर पे एनर्जी जो है वो ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेंगे, तीसरे नंबर पे एनर्जी हीट एनर्जी है तो खारिज होगी, बाकी जो एनर्जी है वो किस शक्ल में स्टोर होगी, एटीपी के माध्यम से। और हमारा जिस्म गर्म है, आपको पता है हमारी जिस्म से हीट निकलती रहती है, ये वही हीट है जो कि फूड स्टफ से या जो खाना हम खाते हैं उसकी ब्रेक डाउन से जो है ना वो निकलती रहती है। वो एनर्जी हीट की शक्ल में जो निकलती है वो इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो जा रही है, ठीक है। जब ये एनर्जी निकलती है, ये केमिकल रिएक्शन जो है वो वाटर कांटे के अंदर हो रहा होता है, तो इसके नतीजे में क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम सांस के जरिए बाहर निकाल देते हैं, साथ वाटर बनता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हवा के अंदर मौजूद है, इसको पौधे लेते हैं, सूर्य की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं और उससे फोटोसिंथेसिस के अमल से फिर दोबारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल करते हैं। सूरज की रोशनी, सनलाइट पौधों से होती हुई जानवरों में, जानवरों से होती हुई आगे जो है ना वो हवा के जो फिजा है, यानी कि जो इकोसिस्टम है, यानी कि जो इन्वायरमेंट है, उसके अंदर क्या होती है, यार ये खारिज होती है, ये खारिज होती है। ये बिल्कुल जो इसी तरह है जैसे आम जितनी मशीनरी है, मशीनी जो मतलब हो गया, गाड़ी है, बाइक है, उसका जो इंजन है वो जैसे काम करता है, क्या होता है उसके अंदर जो है पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, उसकी जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, उसकी एनर्जी जो है वो गाड़ी जो है वो हरकत करती है। बाकी जो उसकी एनर्जी है वो एग्जॉस्ट या धुएं की शक्ल में खारिज होती है। बाकी जो एनर्जी है वो उसकी हीट की शक्ल में, इंजन आप गर्म भी होता है, हीट की शक्ल में जो है वो निकलती रहती है, वो फिजा में जो है वो शामिल होती रहती है। तो ये क्या है, ये एनर्जी का जो है ना वो क्या हो जाता है, तबादला होता रहता है। एनर्जी जो है ना वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल के अंदर जो है वो जाती रहती है। चूँकि ये जानदार इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये अमल क्या कराता है, बायोइनर्जेटिक्स। और इसमें जो मेन किरदार है वो किसका है, एटीपी का। कि ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल है, इसका इस तमाम सारे जो अमल हैं उनके साथ जो क्या ताल्लुक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये देख लिया कि एटीपी जो बनता कैसे है। अब हमने जो है वो थोड़ा सा जो है ज़रा देखना है कि ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल है ये एक्चुअली में कैसे बनता है, ठीक है। ज़रा थोड़ा सा डीपली ज़रा केमिस्ट्री के पार्ट ऑफ से जो है ना हमने चीज़ों को जो है वो पढ़ना है या उसको जो है वो समझना है। बच्चों केमिस्ट्री में हम आगे जो है ना वो अगले चैप्टर के अंदर भी हमारा आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर आएगा, तो उसमें भी हम जो है ना वो एक दो केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक हम कहते हैं ऑक्सीडेशन और दूसरे को हम कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ चूँकि बायो के अंदर भी ये टॉपिक मौजूद है, इसलिए मैंने जो है ना वो सोचा कि आपको यहाँ भी जो है ना समझा दिया जाए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब पहले हम जरा बुक की डायग्राम को देख लेते हैं क्योंकि वो इजी है, फिर मैं आपको इस डायग्राम से समझा दूंगा, ठीक है। अब फर्ज किया ये एक मॉलिक्यूल है, इसके पास ये दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ए मॉलिक्यूल है। उसके बाद हमारे पास कौन सा है, ये बी मॉलिक्यूल है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझने के लिए हालांकि ऐसा होता नहीं है कि एटम के पास कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है, लेकिन जो है ना वो हाइड्रोजन आयन है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। आपने समझा कि ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब केमिकल रिएक्शन होगा, ये जो मॉलिक्यूल होगा अपने इलेक्ट्रॉन बी को दे देगा, ठीक है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जब इसने केमिकल रिएक्शन किया है तो ए ने बी को ट्रांसफर कर दिए। ए के पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, वो इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, बी के पास। जिस एटम या मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दिए हैं वो अमल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी किसी एटम या मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए वो अमल या वो केमिकल रिएक्शन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और जो एटम या एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन, कि उसकी जो रिडक्शन हुई है उसने इलेक्ट्रॉन ले ली है, जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। अभी के लिए जाना हुआ फिलहाल यही समझ लेगा। ऐसे तो इसकी दो डेफिनेशन और भी बनती हैं, हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और उसके बाद ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। ये मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया।
बाकी जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसको मजबूरी तौर पे रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, वो जो है ना वो डिटेल समझा, वो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे जो आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर आएगा। अब इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का मैंने एक जाना ये केमिकल रिएक्शन आपके सामने लिखा है। ये मीथेन का मॉलिक्यूल है CH4 प्लस O2 ऑक्सीजन है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में क्या बनती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस E फॉर एनर्जी, एनर्जी जो है ना वो खारिज होगी, जैसे कि जितने भी फ्यूल्स हैं, पेट्रोल है, ऑयल है, लकड़ी है, इसको जब हम जलाते हैं, ठीक है जी, तो उसमें से क्या निकलती है एनर्जी निकलती है, हरारत की शक्ल में, हीट की शक्ल में, आग जिसको कहते हैं एनर्जी है, ठीक है, तो उसकी शक्ल में निकलती है। साथ में क्या है H2O वाटर। इस केमिकल रिएक्शन को मैंने यहाँ पे जाना वो इसको इसका स्ट्रक्चर फार्मूले के हिसाब से जवाब लिख दिया। ये मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। अब देखते हैं कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड जो बनाए हुए हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ये जो ब्लैक कलर में ये क्या है इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप देख रहे हैं कि मीथेन के मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बिल्कुल दरमियान में है, दरमियान में है। इधर हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, 2 ऑक्सीजन के जो एटम है, इलेक्ट्रॉन जो है ना बिल्कुल 2 एटमों के बिल्कुल दरमियान में है। जब केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के पास ज्यादा है, नुक्कर में, कार्बन से जरा दूर है, ऑक्सीजन के नजदीक है। इस तरह ये भी ऑक्सीजन के नजदीक है, कार्बन से दूर है। वाटर में जैसे हम देखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन से दूर है, ऑक्सीजन के पास है। इसी तरह दूसरे की भी मिसाल है, ठीक है। तो अब असल में हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन चेंज हुई। क्या चेंज हुई है? पोजीशन। इलेक्ट्रॉनों ने अपनी क्या वो पोजीशन चेंज की है। पहले अलग, अब देखिए इधर भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, कोई नया एटम तो नहीं बना, एटम वही है, तरतीब बदल गई है। यानी कि पहले तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही थी, अब या वो उसने किसके साथ बॉन्ड बना लिया है, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ चली गई है। और उसके बाद जो है ना पहले ऑक्सीजन चली थी, हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लिया। एक तो नए मॉलिक्यूल बन गए, दूसरा इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन चेंज हो गई। जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे तो ये एनर्जी जो है ना वो रिलीज करेंगे, या एनर्जी गेन करेंगे या एनर्जी रिलीज करेंगे। वो जो एनर्जी है जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करते हैं, वही एनर्जी फिर स्टोर हो जाती है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो यही आप देखेंगे कि जब आगे ATP का मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें ये एनर्जी जो है ना वो स्टोर होती है, और इसको हम जो है ना वो आगे जो जानदार होते हैं वो अपने काम करने के लिए सेलुलर एक्टिविटीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं ATP की एनर्जी को। लेकिन ATP की एनर्जी कहाँ से आती है, मेनली जो है ना वो किससे, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को चेंज करने से। अब आप यहाँ पे जो है ना वो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है ना दरमियान में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या हो गया, उनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है। यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के अंदर ये ट्रेंड पाया जाता है कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाना चाहते हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ये जो है ना ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जब भी इलेक्ट्रॉन उनके पास जाएंगे ना तो एनर्जी जो है ना वो रिलीज करेंगे। इसलिए यहाँ पे ये जो मीथेन है, जब ये मीथेन का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें से जो एनर्जी जो वो क्या बनती है, एनर्जी खारिज होती है या एनर्जी जो है वो बन रही है। इसको जो अब मीथेन है, मीथेन पे क्या हुआ है, मीथेन ने चूँकि ये जो है वो हाइड्रोजन को रिलीज किया, यानी कि हम देखते हैं कि ये CH है, यहाँ पे CO है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल गई है, तो ये क्या होगी, कार्बन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ पे मीथेन की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन यहाँ पे O है, यहाँ पे O के साथ H भी मिल गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो इसकी क्या होगी, रिडक्शन। हम कह सकते हैं कि कार्बन की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन शामिल हुई है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन शामिल हुई है, तो उसकी क्या हुई है, रिडक्शन। केमिकल रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलती रहती है। इसको मजमूई तौर पे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो। एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के पास जाएंगे, जो एटम इलेक्ट्रॉन देगा उसे हम कह देंगे कि इसने क्या किया, ऑक्सीडेशन की है, यानी वो ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी उसने जो है ना वो इलेक्ट्रॉन दिए हैं। जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं उसकी होगी रिडक्शन, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। इलेक्ट्रॉनों के हेर फेर से ही, इलेक्ट्रॉनों के तबादले से, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग से ही केमिकल रिएक्शन जो है वो होते हैं और नए मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं।
और इसी से जाना वो निज़ाम ज़िंदगी जो है वो चल रहा है, और सारे जो जानदार हैं या बाकी जितने भी केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो इन्हीं की वजह से जाना हो। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो हमने देख लिया। अब आगे जाना हम थोड़ा सा जो है ना इसको भी देख लेते हैं कि ये जो ATP का मॉलिक्यूल है या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जो है ना वो क्या होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या ATP का जो है ना वो फुल फॉर्म जो है ना वो क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लो ये छोटा सा नाम है इसका, ठीक है जी, क्योंकि ये एब्रीविएशन है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, जब हम देखते हैं कि ये नाम क्या है कैसे बना है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। हम देखते हैं ये जो वो आपको नज़र आ रहा है। अब चूंकि अभी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, 10th के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो आपको ज़रा ये समझने में मुश्किल पेश आएगी। लेकिन आपको समझाने के लिए आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ा, बेंजीन का मॉलिक्यूल का फार्मूला आपने पढ़ा है। बेंजीन का फार्मूला C6H6, ठीक है जी। अगर मैं उसका जाना ये देखिए बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। मैं इसी को इसको स्ट्रक्चर फार्मूला की सूरत में ऐसे लिख सकता हूँ। ये हो गया कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है, और 6 कार्बन पूरे हो गए। ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया। उसके बाद हर एक के साथ क्या लगा दिया मैंने, एक हाइड्रोजन लगा दिया। ये भी हाइड्रोजन लग गया, ये भी लग गया, ये लग गया, ये लग गया। C6 कार्बन 6 पूरे हो गए, हाइड्रोजन 6 पूरे हो गए। अब क्या है, हमें इनके बांड पूरे करने हैं, यही क्योंकि कार्बन 4 बांड बनाता है, हमने बांड पूरे करने हैं। हम करते हैं यहाँ पे डबल बांड लगाते हैं, यहाँ पे डबल बांड लगाते हैं, यहाँ पे डबल। अब देखते हैं कार्बन के बांड भी पूरे हैं, ठीक है, 4 बांड पूरे हैं, हाइड्रोजन का 1 बांड पूरा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूरा है। इसका मतलब ये है कि ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर बना ये ठीक बन गया। इसी को मैं जाना ये अब देख रहे हैं कि इसकी शक्ल ऐसे करके नजर आ रही है, ऐसे नजर आ रही है ना, ठीक है, कि यहाँ पे इसका मतलब है कार्बन मौजूद है, साथ हाइड्रोजन मौजूद है। ये चीज बात जो सिंपल यहाँ हो गया, बड़ी जल्दी आपको समझ आ गई, ठीक है। ये चीजें जो इस तरह यहाँ पे क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है, ठीक है। अच्छा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक मॉलिक्यूल है जिसके 3 कंपोनेंट, ठीक है। उसके अंदर जो पहला कंपोनेंट है वो है डबल रिंग। ये देखिए ना, ये 2 रिंग है। एक रिंग जो है ना वो ये है, ये क्या 6 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6 का। दूसरा 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो कंबाइन है ना, ये दोनों का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये 6 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये पूरा जो है एक रिंग ये बन गया, एक रिंग ये बन गया, तो ये क्या बन गया, डबल रिंग। डबल, इसको क्या कहते हैं, एडेनिन। एडेनिन ये पूरा जो यानी कि ये जो एक यूनिट है ना, ये वाला यूनिट जो ब्लैक कलर में दिखाया, ये क्या है, एडेनिन। उसके बाद इसके साथ जो है ना ये 5 कार्बन यहाँ पे भी है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक कार्बन मौजूद होती है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, याद देना समझ लें। यहाँ पे बीच के अंदर जो है कार्बन होती है, तो ये 5 कार्बन जो है ना वो एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम कहते हैं राइबोज। 5 कार्बन शुगर, जिसको हम कहते हैं राइबोज। दूसरा यूनिट आ गया। तीसरा यूनिट है यहाँ पे 3 फास्फेट का ग्रुप है, फास्फेट का ग्रुप है जिसको हम कहते हैं फास्फेट ग्रुप। 1 2 3 ये फास्फेट ग्रुप। 3 यूनिट मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या ATP। जब एडेनिन राइबोज के साथ सिर्फ मिलती है तो इससे बनता है एडिनोसिन। एडेनिन राइबोज से मिलेगा एडिनोसिन, पहले एडेनिन है, ये अकेला एडेनिन है, लेकिन राइबोज के साथ मिलेगा तो एडिनोसिन। अच्छा, अब जब एक एडेनिन और राइबोज और एक फास्फेट ग्रुप मिल जाएगा ना, तो ये बन जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो का मतलब होता है एक, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसको हम लिखेंगे AMP के साथ, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। लेकिन जब हम एडेनिन राइबोज और 2 फास्फेट ग्रुप बनाएंगे तो ये बनेगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ADP। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई का मतलब होता है 2, यानी कि 2 फास्फेट मिलेंगे। जब इसके साथ तीसरा फास्फेट मिल जाएगा तो ये बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फास्फेट ग्रुप के मॉलिक्यूल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फास्फेट ग्रुप है ना, एक्चुअली यही जो है ना वो एनर्जी स्टोर भी करता है मॉलिक्यूल की, और एनर्जी को जो है वो ट्रांसफर भी करता है। इसके अंदर आप देखते हैं कि ये मैंने जो बांड है फास्फेट के दरमियान में, ये थोड़ा सा तिरछा सा बनाया है, ऐसे टिल्टेड बांड है। तो ये जो ये फास्फेट ग्रुप है, ये बांड जो ब्रेक होता है
ये बॉन्ड ब्रेक होगा, फास्फेट जो है ना वो अलग हो जाएगा। तो ये यहाँ से जो एनर्जी इसको बॉन्ड को जब ये बॉन्ड टूटेगा, एनर्जी जो रिलीज होगी वही एनर्जी है जो कि सेल जो है ना वो काम करने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये एक बॉन्ड टूटेगा तो ये एनर्जी जो है ना रिलीज करेगा। आप कहते हैं कि ये कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? 7.3 किलो कैलोरी। एक फास्फेट ग्रुप जब एटीपी का टूटता है तो उससे 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा फास्फेट अगर भी जो है ना वो बॉन्ड टूटता है तो ये निकलता है, उससे 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी भी निकलती है। लेकिन सेल में ज़्यादातर मोस्टली जो है वो एक ही फास्फेट ग्रुप जब रिलीज होता है तो दूसरा जो है वो नहीं होता। तो हम जो है ना उस तरह जो लिख सकते हैं कि जो एटीपी है, एटीपी जो है वो जैसे ही पानी के साथ मिलके जो है वो एक फास्फेट ग्रुप रिलीज करेगा तो इसके बाद तब्दील हो जाएगा एडीपी में प्लस फास्फेट में, कि सारा एक फास्फेट निकलेगा तो मुझे 2 फास्फेट रह जाएंगे, एडीपी के बाद 2 फास्फेट आ जाएंगे, ये फास्फेट इसने खारिज कर दिया। ठीक है, और जब सेल के अंदर दोबारा एटीपी ने बनना है, अब इसने एनर्जी रिलीज की है, यानी कि ये एटीपी जो बना है तो साथ में क्या है? एनर्जी। एनर्जी जो है ना वो इसने खारिज किया, वो एनर्जी सेल ने अपने काम करने के लिए इस्तेमाल की है। लेकिन जब दोबारा हम खाना खाते हैं, खाने के दौरान एनर्जी आती है, वो जो एनर्जी है वो एटीपी है, दोबारा एटीपी और ये जो फास्फेट है और खाने की एनर्जी ये दोबारा मिक्स होते हैं, एटीपी का मॉलिक्यूल नया बनता है। ये देख रहे हैं यहाँ पे एटीपी का मॉलिक्यूल दोबारा बनेगा। कहाँ? तो मेन जो सोर्स है सारा वो कहाँ है? यानी कि एनर्जी का ओरिजिन क्या है? सूरज से जो है वो एनर्जी आ रही है, सूरज से जो है आगे एनर्जी चलती जा रही है, नीचे जो है वो डाउन होती जा रही है, पौधों से आगे जानवरों में, जानवरों से हीट की शक्ल में जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो खारिज होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरह जो एटीपी का मॉलिक्यूल है इसको हम जो है वो एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। एनर्जी करेंसी का मतलब एनर्जी, अब क्या करेंसी किसे कहते हैं? पैसे को। पैसे का मतलब ये होता है कि जब हमने कोई चीज़ बाजार से लेनी है तो हम जो है ना वो हमारे पास जो है वो बैंक के अंदर पैसा पड़ा है, हम जो है ना वो पैसा वहाँ से निकालते हैं और वो चीज़ जो है ना वो ले लेते हैं। अब ये क्या है? एटीपी के मॉलिक्यूल सेल के अंदर जो है वो बने होते हैं। जैसे ही सेल, अब देखो ये है ना कि हमने हर वक्त, अब हमने खाना खाया, खाना खा के हम जो है वो सो गए, हमारे मसल तो हरकत नहीं की है, ठीक है, तो उस वक्त तो जो एनर्जी है वो अब खाने ने तो डाइजेस्ट होनी होना है, तो वो एनर्जी अगर यार वो बॉडी लॉस कर देगा तो जब उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, खाना ना मिला, फिर वो क्या करेगा? फिर नुकसान होगा। ठीक है, तो फिर इसका क्या होता है? वो एनर्जी जो है वो स्टोर हुई होती है एटीपी की शक्ल में। तो जैसे जो है ना वो एटीपी जो है वो एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी मॉलिक्यूल सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है और सेल उसके लिए अपने काम कर रहा होता है। सुबह आपने खाना खाया, दोपहर को भी खाया, रात को भी खाया, तो बंदा तो जिंदा रहता है, 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? एटीपी। सारी एटीपी से तो नहीं आती, ज़्यादा वो एटीपी के शुरू वाले जो मॉलिक्यूल है वो इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आपकी जो है वो ग्लाइकोजन, वो अगला चीज़ें वो अलग है। ठीक है, वो देखेंगे बाद में कि वो एनर्जी का जो है वो सोर्स होता है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह करके जो है ना हमने ये जो है ना वो एटीपी का मॉलिक्यूल और उससे जो एनर्जी है वो भी जो है ना वो हमने पढ़ ली, और एटीपी मॉलिक्यूल कैसे बनता है। ठीक है, और एटीपी का मॉलिक्यूल जब वो टूटता कैसे है, इसको जो है ना वो स्ट्रक्चर इसका देखेंगे। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते। ये आपने लिखा एनर्जी के ई और ये पी, इसका मतलब ये जो एनर्जी है, एनर्जी की जो है ना वो 2 टाइप्स है, काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, यानी कि जब भी जो है ना वो चीज़ें हरकत करी होती हैं तो हरकत की वजह से जो उनमें एनर्जी होती है उन्हें कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और पी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब आप देखिए ना यहीं पे अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँ कि अब ये जो इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन है ना, ये असल में इनकी पोटेंशियल एनर्जी को शो करती है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होगी वहीं से उसके हिसाब से उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये जो मीथेन मॉलिक्यूल है, मीथेन मॉलिक्यूल में एनर्जी ज़्यादा होती है बनिस्बत कार्बन डाइऑक्साइड के और वाटर के। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी है, वो ऑक्सीजन को छोड़ के जाने वाले नहीं है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। जब पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तो उनमें से एनर्जी रिलीज नहीं होगी, जब एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो किसी भी सिस्टम को एनर्जी नहीं मिल सकती। लेकिन मीथेन के अंदर एनर्जी मौजूद है। क्यों? क्योंकि अभी इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में ये पोजीशन अपनी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ना वो ये जो हम कह सकते हैं ना कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो असल में क्या है? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, कि इलेक्ट्रॉन की जो है ना वो एटम के अंदर पोजीशन कहाँ पर है, तो उस राय से हम देखते हैं कि उस मॉलिक्यूल में एटम में एनर्जी की मिकदार जो है वो कितनी हो। ठीक है बच्चों, मजा आ गया? यस सर।